जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर आपको ऐसे 20 सवाल मिलेंगे सो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो 20 में से 15 प्लस क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। तो लास्ट में बताइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। आपसे पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन केवल विटामिन बी समूह और विटामिन सी होते हैं। ये शरीर में संग्रहित यानी कि स्टोर नहीं होते, इसलिए इन्हें नियमित रूप से भोजन से लेना आवश्यक है। इन विटामिनों का अतिरिक्त भाग मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। इसकी कमी से तेजी से डिफिशियंसी रोग हो सकते हैं, जैसे बेरी स्कर्वी आदि। तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि B1 से B12 तक और विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से, तो वसा में घुलनशील विटामिन जो है ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए अणु में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए अणु में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से, तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन से और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। ये बेस डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में जीन सूचना को संग्रहित करने का काम करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लोएम। फ्लोएम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन पत्तियों में बनाते हैं। इस भोजन मुख्यतः शर्करा, सुक्रोज को पौधों के अन्य भागों, जड़, तना, फल, फूल आदि तक पहुंचाने का काम फ्लोएम ऊतक करता है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम की मुख्य कोशिकाएं जो है स्यूट्यूब संघसाथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु हैं। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम का है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अयस्क मैग्नीशियम का है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डोलोमाइट। डोलोमाइट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट मैग्नीशियम का प्रमुख अयस्क है। इसका उपयोग मैग्नीशियम प्राप्त करने में, सीमेंट और ग्लास निर्माण में, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स सुधारने के लिए होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है, हेमेटाइट लोहा का प्रमुख अयस्क है और सिडेराइट लोहा का अयस्क है या भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। आपसे पूछा है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 दिन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। इनके निर्माण का स्थान अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो है। यहां से ये रक्त में प्रवेश करती हैं। पुरानी और क्षतिग्रस्त आरबीसी को प्लीहा द्वारा नष्ट किया जाता है, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी में नाभिक नहीं होता, इसलिए ये स्वयं को रिपेयर नहीं कर पाती, जिससे इनका जीवन काल सीमित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 98.6 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह वह औसत तापमान है जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्य स्थितियों में पाया जाता है। अगर तापमान अधिक है तो बुखार है, तापमान कम है तो हाइपोथर्मिया है। तापमान मापन थर्मामीटर से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आंख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है। आपसे पूछा है कि आंख की रेटिना पर किस प्रकार की छवि बनती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टी और स्पष्ट।
ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आंख के लेंस द्वारा रेटिना पर उल्टी लेकिन स्पष्ट छवि बनती है, बाद में मस्तिष्क उस छवि को सही दिशा में इंटरप्ट करती है। रेटिना पर छवि होती है उल्टी और स्पष्ट होती है। छवि को मस्तिष्क सीधी करके पहचानता है। रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं। कोन जो है रंगों की पहचान के लिए, रॉड जो है मंद प्रकाश में देखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ऊतक किसके मिलकर बने होते हैं। आपसे पूछा है कि ऊतक जो है किससे मिलकर बने होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिकाओं से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऊतक समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर एक विशिष्ट कार्य करती हैं। उदाहरण के तौर पर मांसपेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है। आपसे पूछा है कि हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों व दांतों का मुख्य घटक हाइड्रॉक्सी एपेटाइट है। यह हड्डियों को मजबूती और कठोरता प्रदान करता है। दांतों की इनेमल परत भी कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है। आपसे पूछा है कि कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइकोलॉजी में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी वह विज्ञान है जो कवकों का अध्ययन करता है। कवक में शामिल हैं खमीर, फफूंदी, मशरूम आदि। माइकोलॉजी के अध्ययन से हम समझ सकते हैं कवकों की संरचना और जीवन चक्र, इनके उपयोग जैसे खाने में, दवाओं में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लीवर यानी कि यकृत में किस विटामिन को संग्रहित करता है। लीवर यानी कि यकृत किस विटामिन को संग्रहित करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लीवर शरीर का सबसे बड़ा भंडारण अंग है। यह मुख्यतः वसा में घुलनशील विटामिनों को संग्रहित करता है। इसमें सबसे अधिक विटामिन ए का भंडारण यकृत में होता है। यही कारण है कि विटामिन ए की कमी का इलाज करने के लिए अक्सर लिवर ऑयल दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से किस प्रकार का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस प्रकार का प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानव आंख एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। यह लेंस आने वाले प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक रेटिना पर जो इनका छवि बनता है वो हमेशा वास्तविक, क्योंकि प्रकाश किरणें वास्तव में रेटिना पर अपसारित होती, उल्टा क्योंकि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला चित्र उल्टा होता है। मस्तिष्क इस उल्टे चित्र को सीधा कर के समझता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है। आपसे पूछा है कि त्वचा की ऊपरी परत मुख्यतः किससे बनी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिथेलियल कोशिकाएं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा की ऊपरी परत एपिडर्मिस कहलाती है, जो मुख्यतः स्क्वैश एपिथेलियल कोशिकाओं से बनी होती है। ये परत शरीर को संक्रमण, धूप और रसायनों से बचाती हैं। एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी लेयर स्टेट्रम कॉन्डर्मियम होती है, जिसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। यह यौगिक बादलों में बर्फ जैसी संरचना तैयार कर देता है, जिससे जलवाष्प संघनित होकर वर्षा की बूंदों में बदल जाती है। इसके अलावा कभी कभी सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए कृत्रिम वर्षा कराने के प्रमुख यौगिक हैं सिल्वर आयोडाइड। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों का तनाव हार्मोन है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एब्सिक्सिक एसिड।
एब्सिसिक एसिड ABA को पौधों का तनाव हार्मोन कहा जाता है। कारण क्या है इसके पीछे? तो यह पौधों में सूखे, ठंड, खारेपन या अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में सक्रिय होता है। पत्तियों के रंध्र बंद कर देता है ताकि पानी की हानि ना हो। बीजों में सुपुष्पावस्था बनाए रखता है जिससे प्रतिकूल मौसम में पौधे जीवित रह पाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्लूरा नामक झिल्ली से घिरा अंग है। आपसे पूछा है कि प्लूरा नामक झिल्ली से घिरा अंग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेफड़े। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लूरा एक पतली द्विस्तरीय झिल्ली है जो फेफड़ों को ढकती और उन्हें छाती की दीवार से अलग करती है। इसमें दो हिस्से होते हैं। पेरिटियल प्लूरा छाती की दीवारों के अंदरूनी हिस्से जुड़ी होती है और विसरल प्लूरा सीधे फेफड़ों की सतह से जुड़ी होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है। आपसे पूछा है कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CHO यानी कि एल्डिहाइड समूह। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है जिसे फॉर्मल ग्रुप भी कहा जाता है। इस समूह में कार्बन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। एल्डिहाइड का समान सूत्र जो है, एल्डिहाइड का जो समान सूत्र है वो है RCHO, जहां R एल्काइल ग्रुप का। तो एल्डिहाइड के उदाहरण है HCHO। अन्य विकल्प क्यों गलत है? तो COOH या कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह है। CO या कीटोन समूह का है और OH एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है। आपसे पूछा कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वसा शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा देते हैं, लगभग 9 कैलोरीग्राम। तुलना में कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरीग्राम प्रति ग्राम, प्रोटीन 4 कैलोरी प्रति ग्राम, विटामिन ऊर्जा नहीं देते। वसा शरीर में ऊर्जा भंडारण का मुख्य स्रोत है जिसे फ्यूचर एनर्जी रिजर्व कहा जाता है। वसा शरीर को ऊष्मा संरक्षण, हार्मोन निर्माण और कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन लाल कणिकाओं में पाया जाने वाला लोह युक्त प्रोटीन है या फेफड़ों में मौजूद ऑक्सीजन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। मानव शरीर में लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा और केवल 3% प्लाज्मा द्वारा ढोई जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और थकान महसूस होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस उपकरण से होता है। आपसे पूछा है कि उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किस उपकरण से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्मोकपल से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थर्मोकपल दो अलग अलग धातुओं से बना उपकरण है जिसे गर्म करने पर थर्मो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसका सिद्धांत सीबेक प्रभाव पर आधारित है। तापमान मापने, कंट्रोल सिस्टम और सेंसर में इसका उपयोग किया जाता है। ये सीधे ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, किसी यांत्रिक भाग की जरूरत नहीं होती। तो ये है आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। आपसे पूछा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो भी है इसका उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।